तो पिछले वीडियोस में हमने बात की कि हमें कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए और कितना करना चाहिए और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट हमने करना तो डिसाइड कर लिया, लेकिन करेंगे कहाँ। आज इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे वो बैंक एफडी हो, पोस्ट ऑफिस हो, म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिप्टो हो, फ्यूचर ऑप्शंस हो, P2P लैंडिंग हो, और डेली नया प्रोडक्ट बन के आपके सामने आ जाता है और वो इस तरह से दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट यदि आपने आज नहीं लिया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। ऐसे समय में यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। आज मैं वो बात नहीं करूंगा जो मेरे फेवरेट है। आज हम बात करेंगे उन सारे प्रोडक्ट की जो मार्केट में अवेलेबल है और उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है बैंक सेविंग अकाउंट, बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस में एफडी। ये लगभग एक टाइप के प्रोडक्ट हैं। इन सब प्रोडक्ट्स में जो भी आप रिटर्न अर्न करते हैं वो 6 से 8% के बीच में। सेविंग अकाउंट में कुछ कम होता है, लेकिन 6 से 8% में आप एफडी कर सकते हैं। और इन सब प्रोडक्ट में टैक्सेशन आपको अलग से पे करना है, जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स देना है। ट्रेडिशनली ये बहुत अच्छा और हम सभी का पसंदीदा है, और यही कारण है कि आज इंडिया में लगभग 200 लाख करोड़ की एफडी पड़ी है बैंकों में। इतना बड़ा कॉर्पस पड़ा है, लेकिन इस कॉर्पस का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि यह कॉर्पस इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। सेफ्टी है, लेकिन किस बात की? प्रिंसिपल की। लेकिन प्रिंसिपल के परचेजिंग पावर की कोई सेफ्टी नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, इसलिए एफडी कर दें, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि क्या उस पैसे की परचेजिंग पावर भी सेफ है क्या? यदि नहीं तो यह थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। जो हम बिल्कुल नॉन रिस्की बताते हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रिस्क यदि कहीं है तो वो यही है। और वो रिस्क किस बात की है? प्रिंसिपल की नहीं, प्रिंसिपल के परचेजिंग पावर की। जस्ट इमेजिन करो, आपने 500 रुपए का नोट एक अलमारी में रख दिया और उसके 20 साल बाद में जब वो नोट निकाला, क्या वो 500 रुपए उतनी वैल्यू रखता है? जी नहीं, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर तब तक कम हो चुकेगी। वही कुछ होता है इनके साथ में। लेकिन हाँ, पीस ऑफ माइंड के लिए यहां रखना एक लाजमी है। तो दूसरा ऑप्शन आता है पीपीएफ, ईपीएफ और पेंशन स्कीम्स। जी हाँ, पीपीएफ और ईपीएफ तो हम सभी का फेवरेट है। यदि हम एफडीज और पोस्ट ऑफिस की बात करें, उसके कंपैरिजन में ये बेहतर प्रोडक्ट है। रीजन सिर्फ यही है, इंटरेस्ट रेट तो 6 से 8% ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। और पीपीएफ की एक और खास बात है, पीपीएफ का पैसा कभी भी अटैच नहीं हो सकता है। ये अटैचमेंट क्या होता है? जैसे सपोज विजय माल्या जी इंडिया छोड़ के चले गए, उनकी सारी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली गई है, लेकिन पीपीएफ में रखा हुआ यदि आपका कोई पैसा है तो वो किसी भी कानून में अटैच नहीं हो सकता है। वो आपकी पर्सनल अपब्रिंगिंग के लिए, खाने के लिए हमेशा रखा रहेगा। बस इन 2 प्लस पॉइंट के साथ हम पीपीएफ में जाना चाहिए और जा सकते हैं। हालांकि ये रिटर्न तो वही ला रहा है, लेकिन टैक्स फ्री होने के कारण टैक्स एफिशिएंट हो जाता है और टैक्स फ्री रिटर्न सभी को अच्छा लगता है। और इन्वेस्टमेंट का तीसरा ऑप्शन है गोल्ड। बीइंग इंडियन, हम सभी इसके दीवाने हैं और लेडीज तो इसकी फैन है। यदि आप लेडीज को कह दो कि गोल्ड लेना है तो उनका चेहरा खिल उठता है। लेकिन ध्यान रखें, जो आपने गोल्ड आपकी लेडीज को या घर में एज ज्वेलरी रखी है, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपके कंजम्पशन का आइटम है। रीजन क्या है कि जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं उसमें कुछ मेकिंग चार्जेस लगता है, और वो मेकिंग चार्जेस जब आप वापस वही गोल्ड बेचने जाएंगे तो 20 से 30% तक का डेप्रिशिएट हो जाता है। यानी कि जब आप परचेज करते हैं और यदि आप उसी दिन वापस सेल करने जाएंगे तो 20 से 30% का आपको नुकसान होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है। यदि तेजी भी आ गई तो आपको वो बेचना अलाउड नहीं होगा, तो वो तो कंजम्पशन का आइटम है। हाँ, यदि आप अदर से गोल्ड लेते हैं, जिसमें कैडबरी ले रहे हैं या कोई सिक्का ले रहे हैं या फिर कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ ले रहे हैं या गोल्ड फंड ले रहे हैं, ये सब आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और इनसे होने वाला इन्वेस्टमेंट आपको न सिर्फ इन्फ्लेशन से हेज देगा, करेंसी हेज देगा, और साथ ही साथ बुरे टाइम पर जब इकोनॉमी मंदी में होती है तो सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट गोल्ड ही होता है, क्योंकि गोल्ड
इंटरनेशनल करेंसी है, चाहे आपकी इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, जैसे अभी श्रीलंका की इकोनॉमी खराब है, लेकिन यदि वहां पर किसी के पास गोल्ड पड़ा है तो उसकी वैल्यू तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो ही वहां मिलने वाली है। तो गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जिसे गोल्ड्स करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्शन लिमिटेड है और उसकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। तो गोल्ड में हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन माय ओपिनियन आपके टोटल पोर्टफोलियो का रियल एस्टेट को छोड़कर 5% तक गोल्ड रख सकते हैं, ज्वेलरी फॉर्म में नहीं, ई गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड। जी हाँ, फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें झिझक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जितने में आपने परचेज किया उतने में ही बिकना चाहिए। प्राइस जो भी होगा मार्केट का तय कर लिया जाएगा। चौथा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है P2P लैंडिंग या फिर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को पैसा उधार देना। फ्रेंड्स रिलेटिव को उधार देना है या नहीं देना है ये आपका डिसीजन है, लेकिन आज के टाइम पे P2P लैंडिंग कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। रीजन क्लियर है कि इसका जो 2014 में स्टार्ट हुआ था और सेबी ने इसको रेगुलेट करने के लिए मना कर दिया, यानी कि इसका रेगुलेटर बनने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये क्राउड फंडिंग का काम है और इसीलिए इसका कोई प्रॉपर रेगुलेटर नहीं है। ऐसे में जो भी प्लेटफॉर्म इसको यूज कर रहे हैं या इसको लेके आ रहे हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जिसको आपने पैसा लेंड किया है या जिस बिजनेसमैन को लेंड किया है वो बिजनेसमैन आपको पैसा रिटर्न कर देगा। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज इंश्योर करते हैं, वो है रेटिंग। लेकिन यदि रेटिंग एजेंसीज के बाद भी कोई डिफॉल्ट कर जाए तो पैसा आपका जाएगा, तो ये एक बड़ी रिस्क है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है कि हम 3-4% के गेन के लिए हम एफडी को छोड़कर इस प्रोडक्ट में जाएं, क्योंकि यदि आपने 10 साल इन्वेस्टमेंट किया या 5 साल इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल में 1 या 2 भी डिफॉल्ट हो गया तो आपका रिटर्न वो ही एफडी के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे में ज्यादा बेटर ये है कि हम एफडी करा लें। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आता है LIC। जी हाँ, LIC। यदि मुझसे बात करें, LIC इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंश्योरेंस की रिस्क कवर का ऑप्शन है। हमें LIC उतनी लेनी चाहिए जितनी हमारी रिस्क कवर की रिक्वायरमेंट है। सपोज आपकी इनकम 10 लाख रुपए सालाना है, तो अपने 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20 ईयर की इक्विवेलेंट आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। यदि 20 ईयर का इंश्योरेंस लेंगे तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है, और यदि ट्रेडिशनल प्लान लेंगे तो क्या आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में रियल रिस्क कवर करने के लिए आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है, जिसकी प्रीमियम आपको 30,000 के आसपास आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। यदि एज कम होगी तो शायद इससे भी कम आएगी, और एज ज्यादा होगी तो थोड़ा इससे ज्यादा आ सकती है। एवरेज हम 30 साल की एज के आसपास का लेते हैं तो 30,000 रुपए पर एनम आप डेफिनेटली चुका सकते हैं यदि आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो। लेकिन क्या ये संभव है कि 10 लाख रुपए में से आप 1 लाख रुपए ट्रेडिशनल प्लान ले लें और उस ट्रेडिशनल प्लान पर आप 1 लाख रुपए चुकाएं, जबकि इंश्योरेंस सम एश्योर्ड उसमें 5 लाख या 10 लाख रुपए ही मिल रहा हो? न तो आपकी रिस्क को कवर कर रहा है, ना आपका इन्वेस्टमेंट गोल को कवर कर रहा है। इन्वेस्टमेंट गोल को कवर क्यों नहीं कर रहा है? आपका इन्वेस्टमेंट गोल है 20 साल या 30 साल का, यानी कि 20 या 30 साल के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करना वहां उचित नहीं है जहां 5 से 6% रिटर्न मिल रहा है। यानी कि LIC में यदि आप एंडोमेंट प्लान लेते हैं तो 5-6% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, और यदि आप यूलिप लेते हैं तो मार्केट लिंक रिटर्न हो सकता है, लेकिन वो मार्केट लिंक रिटर्न में भी वो इतने प्रोफेशनल नहीं है जितने म्यूचुअल फंड वाले प्रोफेशनल्स हैं। तो ज्यादा बेटर ये है कि इंश्योरेंस को प्रोफेशनल जो काम है इनका इंश्योरेंस का काम दें, और म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड का यानी कि इन्वेस्टमेंट का काम दें। इन दोनों को अलग अलग कर लें। जब हम म्यूचुअल फंड को अलग काम देते हैं और इंश्योरेंस को अलग काम देते हैं तो इंश्योरेंस से सिर्फ टर्म इंश्योरेंस कराते हैं और इन्वेस्टमेंट का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस हमें लेना है हमारी एनुअल इनकम का 20x। जी हाँ, 20x। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, एज ए इंश्योरेंस नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टॉक्स, यानी कि शेयर बाजार, यानी कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है हम देखते हैं। उनके फायदे ये हैं कि वो हाई रिटर्न दे सकता है, उसके फायदे ये हैं कि आप बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको चलाने की कैपेबिलिटी आप में नहीं है वो भी आप खरीद सकते हैं। सपोज भारतीय एयरटेल, हम नहीं जानते एयरटेल कंपनी कैसे चलती है,
लेकिन उसके पार्टनर बन सकते हैं। हम नहीं जानते रिलायंस कैसे चलती है, लेकिन हम पार्टनर बन सकते हैं। हम नहीं जानते इन्फोसिस या टीसीएस का बिजनेस मॉडल क्या है, लेकिन हम उसके शेयर होल्डर यानी कि पार्टनर बन सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। ये कंपनियां हमें बेहतर रिटर्न दे सकती है इन्फ्लेशन और जनरल इंटरेस्ट रेट से ज्यादा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत भी है, ये रिटर्न वोलेटाइल होते हैं और इसी वोलेटिलिटी के कारण हम डर जाते हैं और ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। वोलेटिलिटी क्या है? हम लॉन्ग टर्म में ये कहते हैं कि सेंसेक्स ने और निफ्टी ने 15% का रिटर्न दिया है, 14% का रिटर्न दिया है, लेकिन आज तक कोई भी साल ऐसा नहीं होगा जब निफ्टी या सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न दिया है। कैसे? निफ्टी या सेंसेक्स प्लस 40% दे रहे हैं और माइनस 10% दे रहे हैं, यानी कि रिटर्न में इतना वेरिएशन है, इतना वेरिएशन है। कभी इतना दे रहे हैं, कभी नेगेटिव इतना दे रहे हैं, कभी इतना दे रहे हैं, लेकिन एवरेज हम देखते हैं तो 15% का रिटर्न देता है। तो जब भी इस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करें, इस वॉलेटिलिटी को ध्यान रखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे तो ये अच्छा ऑप्शन है। यहाँ एक स्किल की भी जरूरत है कि इन्वेस्टिंग इतना ईजी नहीं है, स्पेशली स्टॉक इन्वेस्टिंग। तो ऐसे में हो सकता है कि हम प्रोफेशनल्स की सर्विस लें। तो प्रोफेशनल्स की सर्विस के लिए हमें 3 ऑप्शन आते हैं। नंबर 1 आता है म्यूचुअल फंड, दूसरा आता है स्मॉल कैश और तीसरा आता है पीएमएस। तीनों के क्या बेनिफिट है हम बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टर का मतलब ये माने मुझसे ही पूछें तो ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा इनोवेशन है इन्वेस्टमेंट के फील्ड में। यहाँ हम किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस एसेट क्लास में होने वाले तेजी मंदी के फायदे को ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम जानते हो कि हम किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, जिसे हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो, गोल्ड हो या फिर हो कोई भी इंटरनेशनल स्टॉक्स या रियल एस्टेट, ये सब में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो म्यूचुअल फंड तो एक व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट करना किस प्रोडक्ट में करना है वो म्यूचुअल फंड की एजेंसी डिसाइड करती है और उसकी डिसीजन के अकॉर्डिंग हम जिस प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की जनरेशन को मैं ये जरूर कहूंगा कि म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस लें, लर्न करें। और लर्निंग का सबसे जरूरी है कि आप उसको एक्सपीरियंस करें। यदि आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे। और एक्सपीरियंस कैसे करना है? आप छोटा सा अमाउंट कीजिए, आप 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट यदि आप करेंगे 2, 5, 10 साल में आपको पता लगेगा कि वॉलेटिलिटी क्या होती है और उस वॉलेटिलिटी को कैसे ओवरकम किया जाता है और अपने रिटर्न को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। जब म्यूचुअल फंड से ऊपर जाते हैं तो बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए हम स्मॉल केस भी प्रेफर करते हैं। उसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन जो शेयर्स है वो आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं। जो परचेज होता है यानी कि एक केस बना देता है जिसमें 5, 10, 15, 20 स्टॉक्स हो सकते हैं और वो पर्टिकुलर स्टॉक्स आप बाई करते हैं। कैसे बाई करते हैं? पूरा बंडल बाई करते हैं, उस बंडल में कुछ परसेंटेज सारे स्टॉक से हो जाते हैं और इस तरह से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर है और इसमें इन्वेस्टमेंट का भी और बेटर तरीका हो सकता है और उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। पीएमएस में क्या होता है कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपके नाम से खुलता है। फंड मैनेजर जो होता है आपके अकाउंट में परचेज और सेल करता है। जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपका होता है। फंड मैनेजर सिर्फ और सिर्फ फंड मैनेजमेंट फीस लेता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड या फिर पीएमएस मैनेज करें तो नीचे दिए हुए लिंक पर कनेक्ट करें और इसमें हम आपकी बेहतर हेल्प कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के अलग अलग बेनिफिट है। यदि आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ या ऊपर है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको पीएमएस में जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीएमएस की मिनिमम टिकट साइज है 50 लाख रुपए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? बिल्कुल बेसिक से ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।